Dear students, today I am teaching the remains part of the previous video, that is plasma membrane and its related aspects. तो इससे पहले जो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उससे संबंधित एस्पेक्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में जो बताया, और उसके बाद कुछ एस्पेक्ट रह गए थे, उस एस्पेक्ट को आज मैं इस वीडियो के द्वारा पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखेंगे इसमें 3 एस्पेक्ट है, 3 बिंदु है। ये है डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, दूसरा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा है यूज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन नेचर। तो आइए हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। हमने पढ़ा कि डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, विसरण हिंदी में, और हमने बताया परिभाषा। विसरण वह क्रिया है जिसमें पदार्थ गति करते हैं, कहाँ से, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ गमन करते हैं, जाते हैं। तो ये क्रिया विसरण कहलाता है। अब है कि विसरण की दिशा क्या होगी। तो जैसा कि परिभाषा में हमने बताया, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, है ना, पदार्थ जो है गमन करते हैं। इनसे मिश्रण की जो गति होती है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि पौधे की जो पत्तियां, वह क्या करती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सेल्स में या प्लांट सेल्स में अधिक हो जाता है, किसके तुलना में, तो बाहरी इन्वायरमेंट के तुलना में सेल के अंदर चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो बहाव है वह कहाँ, तो आउटर इन्वायरमेंट में होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन। ये सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है और सेल के बाहर क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन। तो होता क्या है, क्या हो गया, तो ये जो दिशा हुआ किस बात पर निर्भर किया कि हायर टू लोअर, तो हायर और लोअर के बीच में क्या होगा, अंतर, डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। तो पदार्थों का या विसरण की जो क्रिया है वह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर होता है, और दिशा क्या हो गया, हायर टू लोअर की ओर, इसका जो है डायरेक्शन हो गया। ठीक कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ऑक्सीजन की भी बात है। जब प्लांट से, जब सेल्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक होता है और बाहरी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कम होता है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन सेल से निकल कर बाहरी इन्वायरमेंट में जाते हैं। तो इस तरह से सेल्स के अंदर, पौधों में या पौधों के पत्तियों में जो सेल्स है उसके अंदर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये गैसियस एक्सचेंज हायर टू लोअर, ये गैसियस एक्सचेंज होता है। कभी कार्बन डाइऑक्साइड को जब प्लांट लेते हैं तो फिर क्या होता है, उस समय ऑक्सीजन जो है वह रिलीज हो जाता है, और फिर ऑक्सीजन आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है। इस तरह गैसियस एक्सचेंज होते हैं। तो ये गैसियस एक्सचेंज क्या हो गया, ये क्या है, डिफ्यूजन की दिशा पर निर्भर करता है। ये
डिवीजन की दिशा क्या होता है, कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने प्रकार हैं। सॉल्यूशन का मतलब हम सभी जानते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल, और घोल को हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन को, जिसको हम लोग कहते हैं विलयन। और विलयन में क्या होता है, विलय होता है और विलायक होता है, विलायक में विलय होता है, तो सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर अगर कहता है किसी सेल को एक क्या कहते हैं सॉल्यूशन में, या तो उसको नॉर्मल सॉल्यूशन में या सॉल्ट सॉल्यूशन में या शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं, तो सॉल्यूशन में रखने के बाद क्या होता है, तो सॉल्यूशन में सेल को रखने पर है ना 3 तरह की बातें होती है, और उसके आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार का हो गया। तो क्या हुआ, नंबर 1 पहला सॉल्यूशन है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है वह है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, है ना। पहला हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है या किसको कहते हैं, जरा देखेंगे। मान लीजिए यह एक बीकर है, और बीकर के अंदर एक सेल को हमने रखा, और इसके बाहर फ्रेश वाटर है। तो यहां पर क्या देखते हैं, सेल के बाहर जो मीडियम है, इसको हम लोग आउटसाइड मीडियम कहेंगे। ये क्या है, आउटसाइड मीडियम ऑफ द सेल। ये क्या है, आउटसाइड मीडियम है, और सेल के अंदर जो पदार्थ है वह इनसाइड मीडियम बनाता है। तो एक सॉल्यूशन बाहर है और दूसरा सेल के अंदर है। लेकिन यहाँ पर हम बात क्या है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, आउटसाइड मीडियम यानी सेल के बाहर चाहे जल की सांद्रता अधिक है, यानी सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन अधिक है और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन अधिक होने का मतलब हुआ कि वह डाइल्यूट, अर्थात उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वह कम है इन कंपेरिजन टू इनसाइड ऑफ द सेल। तो होता क्या है, सेल के बाहर से यानी आउटसाइड मीडियम से, है ना, जल का जो बहाव है वह क्या होता है, वह अंदर की ओर होता है ना, जल अंदर की ओर बाहर से आते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, तो बाहर से यानी सेल के बाहर से जल अंदर में प्रवेश करता है, और परिणाम क्या होता है इसका रिजल्ट, ये सेल जो है ये बिकम्स स्वेल्ड, ये सेल जो है वो फूल जाता है। तो ये जो कंडीशन है आउटसाइड मीडियम में जल की कंसंट्रेशन का अधिक होना, यह
कंडीशन हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। ये कंडीशन क्या हो गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। हाइपोटोनिक कंडीशन है, यह हाइपोटोनिक कंडीशन है। तो हम अब परिभाषा कर सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। क्या परिभाषा कर सकते हैं? व्हेन द आउटसाइड मीडियम of the cell has higher water concentration in comparison to inside the cell, then the solution is called hypotonic. तब सॉल्यूशन जो है वह क्या कहलाता है? हाइपोटोनिक कहलाता है। तो आप समझ गए इसको कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? जब सेल के बाहर के जो मीडियम है उसमें वाटर कंसंट्रेशन अधिक होगा तो ये जो है सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम इस तरह से इसकी परिभाषा कर सकते हैं। ये पहली स्थिति है। और दूसरी स्थिति में क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होगा? तो यहीं पर हम लोग देखें कि इसके बाहरी मीडियम में और सेल के अंदर का जो मीडियम है, इस दोनों में क्या है? तो वाटर कंसंट्रेशन इक्वल है। अगर हम लोग पुनः एक बीकर लेते हैं, इसमें ये सेल रखते हैं और ये वाटर है, तो ये हो गया आउटसाइड सॉल्यूशन या आउटसाइड मीडियम, ये हो गया इनसाइड मीडियम। और इसका कंसंट्रेशन यानी आउटसाइड मीडियम का वाटर कंसंट्रेशन और इसके इनसाइड मीडियम का वाटर कंसंट्रेशन दोनों क्या है? बराबर है। इतना इधर से है, इतना इधर से, यानी इक्वल कंसंट्रेशन। concentration of water in both media, दोनों ही माध्यम में, इनसाइड मीडियम में और आउटसाइड मीडियम में, दोनों ही मीडियम में क्या होता है? वाटर कंसंट्रेशन बराबर है। तो वाटर कंसंट्रेशन बराबर रहने के कारण क्या होगा? सेल में किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होगा, सेल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों वाटर कंसंट्रेशन बराबर है। अतः इस तरह के सॉल्यूशन जिसमें मतलब इनसाइड मीडियम और आउटसाइड मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम क्या इसको डिफाइन करेंगे, है ना? व्हेन द आउटसाइड मीडियम ऑफ द सेल हैज द सेम वाटर कंसंट्रेशन देन द इनसाइड मीडियम ऑफ द सेल, then the solution is called isotonic solution. तो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आइसोटोनिक कहलाता है। अब तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब हुआ अति परासरणीय। पहला तो हुआ हाइपरटोनिक को हिंदी में कहते हैं अल्प परासरणीय, दूसरा हो गया सम परासरणीय और तीसरा हो गया अति परासरणीय। तो तीसरा जो है इसको हम लोग देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पूरा हम मान लीजिए एक बीकर लिया और बीकर में एक सेल को रखा। अब सेल के जो बाहर का मीडियम है उसमें भी वाटर है और सेल के अंदर का जो मीडियम है उसके अंदर भी वाटर है। लेकिन यहाँ पर क्या है? हाइपोटोनिक कंडीशन का जस्ट रिवर्स। यहाँ पर सेल के बाहर यानी मीडियम में, आउटसाइड मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन क्या है? लेस है। वाटर कंसंट्रेशन लेस या आउटसाइड मीडियम में।
और इसमें क्या है, इनसाइड मीडियम में क्या है, हायर वाटर कंसंट्रेशन, तो इसमें हायर वाटर कंसंट्रेशन। तो इस स्थिति में क्या होगा, वाटर जिसमें अधिक होगा उससे वाटर निकल करके, मतलब हायर कंसंट्रेशन लोअर में जाएगा। तो इसका यहाँ पर ये बात हो गई कि सेल के अंदर से ही जल जो है बाहर वाटर निकल करके और कहाँ जाएगा, वह आउटसाइड मीडियम में जाता है। और आउटसाइड मीडियम में जाने के कारण क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होता है, तो रिजल्ट होता है सेल बिकम्स श्रिंक्ड, सेल जो है वह सिकुड़ जाता है ना। अब हम इसको डिफाइन करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को, व्हेन द वाटर कंसंट्रेशन इन इनसाइड मीडियम of the cell is higher than the outside medium, then the solution is called hypertonic solution. तो तब वह क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो कंडीशन है यह हाइपरटोनिक कंडीशन है, और इसमें सेल क्या होता है, सिकुड़ जाता है, चूँकि सेल से पानी बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमने देखा किसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को, और तीसरा हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को। यानी 3 प्रकार के सॉल्यूशन हो गए। ये तीनों ऑस्मोसिस पर निर्भर करता है, क्योंकि सेल का जो मेम्ब्रेन है वह सेमी परमेबल होता है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होने के कारण क्या होता है, उससे होकर के वाटर पार करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस के आधार पर, चाहे परासरण क्रिया के आधार पर, चाहोगे सॉल्यूशन 3 प्रकार का हो गया, अल्प परासरणीय, समपरासरणीय और अति परासरणीय, यानी सॉल्यूशन हो गया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए लास्ट स्टेप है, यह है यूज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर में क्या उपयोग है, तो कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, अपने भोजन ग्रहण करने की क्रिया करते हैं और अन्य पदार्थों की प्राप्ति करते हैं, अपना पोषण करते हैं। दूसरा है कि प्लांट्स में जो वाटर मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वह भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर निर्भर करता है। और भी चूँकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, अर्थात इसमें लचीलापन होता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है, तो एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा में भोजन ग्रहण करने की क्रिया होती है। तो अमीबा में इस भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये इंडोसाइटोसिस जो होता है वह फ्लेक्सिबिलिटी के कारण होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही क्या होता है, लचीलापन के कारण होता है। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रकृति में बहुत सारे उपयोग हैं। आप विस्तृत उपयोग को अन्य किताबों में भी देख सकते हैं। तो आज मैंने जो कुछ बचा रह गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उस बातों को मैंने डिस्क्राइब किया। अब शेष आगे के वीडियो में हम बताएंगे। आज के लिए यहीं हम विश्राम लेते हैं। धन्यवाद। आप जो है इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।